हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले गणित शिक्षण की सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं, कथन या जो स्टेटमेंट जो दिए जाते हैं, किसी ने, किसी दार्शनिक ने, किसी साइंटिस्ट ने, है ना, तो कोई रिसर्चर था तो उसने अपने व्यू में गणित के बारे में क्या कहा, क्या स्टेटमेंट दिए, हम उन सभी स्टेटमेंट के बारे में जिक्र करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप देखोगे कि 20 से 15 से 20 मिनट के अंदर, या आप देखोगे कम से कम 20 डेफिनेशन हम याद कर चुके होंगे, परिभाषाएं याद कर चुके होंगे, उनको हम रिलेट करके, एक दूसरे से कोरिलेट करके उनको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। यानी पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको ऐसे लगेगा जैसे सारी डेफिनेशन आपको आती है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे देखते हैं। पहली डेफिनेशन की हम बात करें जो कि आपके किसके द्वारा दी गई है। हम पहले डेफिनेशन में बात करेंगे प्लेटो। अब प्लेटो क्या थे, क्या इन्होंने कहा, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने प्लेटो लिया, ध्यान में रखना। और प्लेटो काफी नॉलेजफुल पर्सन था, बहुत अच्छा ज्ञानी आदमी था। और ज्ञान एक जगह बैठने से तो मिलता नहीं है, ज्ञान के लिए जगह जगह घूमना पड़ता है ना। तो प्लेटो भी कुछ ऐसा ही किया, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्लेटो यानी प्लेट के आकार का था, कहीं टिकता नहीं था, एक घूमने का बड़ा शौकीन था। और ऐसे ये घूमते घूमते मेघना ग्रासिया की यात्रा भी चला गया, इसी ग्रीस साइड में चला गया। और वहां जाके ये पार जो पाइथागोरस के अनुयायी थे उनके संपर्क में आ गया, भाई उनके हत्थे चढ़ गया। ठीक है, अब उनके हत्थे चढ़ गया तो चढ़ने के बाद में उसकी, अब पाइथागोरस आपको पता है, पाइथागोरस कौन था, एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, है ना। आपको पता होगा जो समकोण त्रिभुज के बारे में उसने कुछ एक रिलेशन बताया था सभी भुजाओं का, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो वही पाइथागोरस था और उसके अनुयायियों के चक्कर में पड़ गया, ये उनके साथ रहा तो काफी इंटरेस्ट बन गया। अब भाई साहब इसको गणित में बड़ा नॉलेज हो गया, खुद को अपने आप ज्ञानी समझने लग गया। तो ये आ गया और आके इसने खुद का एक कॉलेज या स्कूल बना दिया। ठीक है, अब कॉलेज या स्कूल बना दिया और उस कॉलेज या स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा दिया इसने, इस पे लगा दिया एक बोर्ड, कॉलेज या स्कूल के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया। ठीक है, और उस बोर्ड पे एक चीज इसने साफ साफ शब्दों के अंदर लिख दी। और वो चीज क्या लिखी है, वो चीज लिखी थी इसने ये, कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यानी उनका प्रवेश है वो वर्जित है। ठीक है, खुद का स्कूल बनाया, खुद का कॉलेज बनाया, खुद की यूनिवर्सिटी बनाई। ठीक है, और बाहर ये बोर्ड लगा दिया कि भाई साहब ज्यामिति का आपको नॉलेज नहीं है तो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को ये समझते थे कि यार ज्यामिति वगैरह तो हर कोई सीख सकता है, क्योंकि जो ज्योमेट्री जो समझ सकता है वो तार्किक रूप से, लॉजिकल वे से बहुत मतलब एक्स्ट्रा, अपने खोपड़ी कहते हैं कि काफी इंटेलिजेंट अपने माना जाता है, कि भाई जिसको ज्योमेट्री, अगर अलजेब्रा, ये सारी चीजें अगर अच्छे से आती है, इट मीन्स वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। तो ये घूम घुमा के आया था, इसको ये नहीं पता कि तुम्हें भी कौन सी ज्यामिति आती थी, तुम भी तो घूम घुमा के सीखे हो, पाइथागोरस के चक्कर में चढ़े थे तो वहां से तुमने सीखी है ना। लेकिन नहीं, इसको, जिसको अब देखो सारी चीजें आती है तो उसको ये लगता है कि जैसे क्लास में सबको आता है ना। वो बेसिक ये सोचता है कि बेसिक इतना तो सबको पता होगा। तो इसी को ऐसे लगता था कि इसको ऐसे नहीं लगा कि ये उनके साथ रह रह के थोड़े दिनों में उसी माहौल में रह के ज्यामिति सीख गया। अब इसको ऐसा नहीं लगा कि यार ज्यामिति तो तुमने तो भी तो सीखी है तो इनको भी तो सिखानी पड़ेगी। लेकिन नहीं, इसने तो बाहर बोर्ड लगाना था कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। तो विद्यालय किसका था, प्लेटो का था। प्लेटो ने कब विद्यालय बनाया, क्योंकि जब वो एक्सपर्ट हो गया, लोगों के साथ काम कर कर आके वहां पर पाइथागोरस के अनुयायियों के साथ में घुमा था, वहां किसने स्कूल बनाया और स्कूल के बाहर बोर्ड लगा दिया कि जो ज्यामिति नहीं समझ सकते वो यहां पर विद्यालय में नहीं आ सकते। ठीक है, अब देखिए प्लेटो वैसे था कौन। तो प्लेटो की अगर बात करें तो प्लेटो आपका सुकरात का तो शिष्य था। किसका शिष्य था, सुकरात का शिष्य था, सुकरात का शिष्य। और क्या था, अरस्तु का गुरु था, है ना। क्या था, अरस्तु का गुरु था। तो यहां पर लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज है ये, अरस्तु का गुरु था। ठीक है, अब इतना इंटेलिजेंट आदमी तो ऐसे ऐसे मतलब बावले काम कर दें तो विश्वास तो नहीं होता। फिर भी इसने बार बोर्ड लगा दिया कि भाई साहब विद्यार्थी जो ज्यामिति नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ठीक है, अब इसने ये कहा, इसने क्यों कहा ऐसा, इसने ये कहा कि भाई साहब सीधी सी बात है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करती है। ये इसका स्टेटमेंट था, क्योंकि ये मानता था कि जिसको ज्योमेट्री वगैरह ये सारी चीजें जो मतलब जिनको ये सारी चीजें आती है और अब ये आती है तो इसका मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है
है ना। तो उनको प्रशिक्षित करने के लिए, अब ये किस में प्रशिक्षित होंगी, ये गणित सब्जेक्ट में प्रशिक्षित होंगी, है ना। तो गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मानसिक शक्तियों को, जो अपनी मेंटल एबिलिटी है उनको प्रशिक्षित करने का, उनको ट्रेंड करने का, उनको डेवलप करने का अवसर प्रदान करती है। ये भी किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। प्लेटो काफी प्रभावित था मैथ से, और प्लेटो ने ये भी कहा था, जब सिंपल सी बात है कि जब मानसिक शक्तियों को करेगी, प्रशिक्षित करेगी, इसका मतलब मानसिक शक्तियां तो पहले सोई हुई है ना। तो मतलब गणित एक सुसुप्त आत्मा में, सुसुप्त मतलब सोई हुई आत्मा में, सोई हुई आत्मा में चेतन एवं नवीन जागृति, मतलब उसको अवेयर करने का, ठीक है, एक नई ऊर्जा उत्पन्न करने का कौशल प्रदान करती है, उसमें स्किल डेवलप करती है। ये भी कौन काम करती है, गणित काम करती है ना। तो प्लेटो ने बातें कही है कि खुद की स्कूल के बाहर तो इसने बोर्ड लगाया कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते मेरे स्कूल में नहीं आ सकते, ठीक है। दूसरा, इसने कहा गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करती है। दूसरा, गणित एक सुसुप्त आत्मा में चेतन एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल प्रदान करती है, राइट। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बात आती है गैलीलियो। अब नाम से पता चल रहा है आदमी कैसा है। अब ये, लेकिन आदमी बहुत टेढ़ा आदमी था ये, है ना। अब हम हमारे हिसाब से देखें तो गैलीलियो, अब एक बात बताओ कि अपने नॉर्मल अपने डेली लाइफ में कहते हैं कि भाई भोले को तो भगवान ही हुए, कहते हैं ना कि भोले को तो परमेश्वर ही रखवाड़ो, क्योंकि भाई भोला आदमी है, कुछ समझता नहीं, जानता नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना। और वैसे लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, भोले को क्या बोलते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ही गेला है। तो गेले का कौन होता है, ईश्वर होगा, परमेश्वर होगा। तो इसी तरीके से गैलीलियो भी ऐसा ही आदमी था। अब गैलीलियो ने क्या कहा कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड या जगत को लिख दिया। अब उसके लिए सारा संसार ही परमेश्वर का है, ठीक है, सारा संसार ही उसके लिए गणित हो गया। मतलब जो भोला आदमी है उसका तो सब कुछ भगवान ही होता है, पूरा संसार ही भगवान होता है, पूरा संसार ही उसका ईश्वर या परमेश्वर ही होता है, ठीक है। तो उसने इतना प्रभावित था कि वो बिल्कुल ही गेला आदमी था। उसने कहा देखो ऐसा है कि गणित वह भाषा जिससे ऐसे लगता है जिससे पूरे भगवान ने यानी परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड यानी जगत को लिख दिया हो, ठीक है। इसका मतलब अब पूरे ईश्वर ने लिखा है, तो ईश्वर ने किससे लिखा है, गणित की भाषा में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि गणित जो है वो परमेश्वर की भाषा है। गणित किसकी भाषा होगी, परमेश्वर की, यानी ईश्वर की भाषा क्या है, गणित है, तभी तो गणित की भाषा में लिखेगा वो। तो ईश्वर की भाषा क्या है, गणित है। इसने दो स्टेटमेंट दिए थे कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांडीय जगत को लिख दिया। अब ये काम कौन कर सकता है, बिल्कुल ये गेला आदमी वही बात करेगा, यानी गैलीलियो, ठीक है। लेकिन अगर लॉजिकली बात करें तो ये आदमी बड़ा तेज आदमी था, ठीक है। ये कौन था पता है आपको, ये एक इटालियन खगोलविद था, ठीक है। ये एक इटालियन आदमी था, इटली से आया हुआ, और इटली का देखो ये पहला समझदार आदमी था, इटालियन खगोलविद था, ठीक है। दूसरा, आधुनिक जो प्रायोगिक जो खगोलिकी है अपनी, उसका जनक था। आधुनिक में जितनी अपन खगोलिकी की बातें करते हैं या उनके जो जितने इसके सिद्धांत रिसर्च की बात करते हैं, तो उसका जनक कौन था, गैलीलियो था। दोलन सिद्धांत जो ल्यूट यंत्र या गिटार की हम बात करते हैं, वो भी किसके द्वारा दिया गया था, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, ठीक है। दूरबीन गैलीलियो, ठीक है। लेकिन बेचारा लास्ट में ताउम्र जेल में ही रहा था, और 2009 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें इसने गैलीलियो ने यहां पर बोली थी। उसके बाद में देखते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट, रोजर बेकन। अब ये रोजर बेकन कौन था और इसने क्या कहा। रोजर बेकन बहुत ही अच्छा एक साइंटिस्ट था जिसको अमेजिंग डॉक्टर के नाम से भी बोला जाता है। किसके नाम से बोला जाता है, अमेजिंग डॉक्टर, ठीक है। कौन सा डॉक्टर, अमेजिंग डॉक्टर, ठीक है। ये अमेजिंग डॉक्टर क्या भाई, इसने बारूद का आविष्कार किया था, रोजर बेकन, ठीक है। इसने बारूद का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, बारूद, ठीक है। अब ये क्या है, इसने कुछ ऐसी बातें कही थी। अब रोजर बेकन को ऐसे लगता था कि गणित है वो समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। एक बात बताओ, जो बंदा बारूद का ढेर लेके चलता है उसके लिए तो गेट कुछ नहीं है, उसके लिए कुंजी क्या है, बारूद ही तो है। उसके लिए क्या खेल है भाई, कितने गेट लगा दो, कितने कुछ कर दो, उसके लिए तो कोई बाएं हाथ का खेल है, ये कभी भी उड़ा देगा उनको।
तो इसने कहा ये बात ही ऐसी करेगा कि गेट गेट उड़ा दो, मतलब मेरे पास कुंजी है। तो इसने कह दिया कि गणित है वो समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। सिंह द्वार मतलब मुख्य द्वार, और उसी से एंटर होना पड़ेगा और वही कुंजी है। अगर वो नहीं आती तो अदर का आप अध्ययन नहीं कर सकते। उसका कहने का मतलब ये था। तो इसने कहा कि गणित की मदद से सभी विज्ञानों का अध्ययन किया जाना चाहिए, बिना गणित के तो पॉसिबल नहीं है। तो इसने ये चीज कही कि गणित सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन की गणित है, मेन गेट ही आपका क्या है, गणित है। गणित की मदद से आप सभी विज्ञानों का अध्ययन कर सकते हो। किसने कहा? कि बारूद के ढेर वाले रोजर बेकन ने कहा था। ठीक है, ये बेकार आदमी नहीं था, ये बड़ा अमेजिंग डॉक्टर था, और इसने बारूद की बात की, और बारूद का हमेशा ढेर लेके चलता था। और इसने कहा बारूद से तो तुम गेट को उड़ा सकते हो, यही तो तुम्हारी कुंजी है। तो इसने कहा कि समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार है और कुंजी है, और इसकी मदद से सभी विज्ञानों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्ल फ्रेडरिक गोस। अब कार्ल फ्रेडरिक गोस क्या था? देखिए, गोस का मतलब क्या है यहां पर? कार्ल फ्रेडरिक गेस। गेस, गेस का मतलब क्या? अनुमान लगाना। ठीक है, ये वाला गेस मतलब थोड़ा सा वो सोचने वाला। ठीक है, अनुमान लगाना। ठीक है, इसका मतलब क्या करना? अनुमान लगाना। कार्ल फ्रेडरिक गोस यानी अनुमान लगाना। अनुमान का मतलब क्या? कल्पना करना। अब कल्पना करता है, कल्पना करके क्या कहता है? ये ऐसी ऐसी कल्पना कर लेता है, बिल्कुल ही बावड़ा आदमी है ये ऐसी ऐसी कल्पना कर लेता है और कहता है कि गणित विज्ञान की रानी है। ठीक है, कुछ भी, गणित विज्ञान की रानी है। और फिर क्या बोलता है? साथ में ये बोलता है कि मैं गणित का राजकुमार हूं। गणित तो विज्ञान की रानी है, और साथ में क्या बोलता है? कि मैं गणित का राजकुमार हूं। ठीक है, यहां पर क्या लिखेगा? कि मैं गणित का राजकुमार हूं। तो आप इसे लिख सकते हो, कार्ल फ्रेडरिक गोस, यानी ये गेस करता है। ठीक है, और क्या कहता है? कि गणित विज्ञान की रानी है और मैं गणित का राजकुमार हूं। ठीक है, गणित के राजकुमार के नाम से भी माना जाता है। ये बात किसने कही? ये कही कार्ल फ्रेडरिक गोस, यानी गेस। ठीक है, गेस मतलब अनुमान लगाया, कल्पना करता है और कहता है गणित विज्ञान की रानी है और मैं इसका राजकुमार हूं। ये बात कौन करता है? गोस। तो अब तक हमने पढ़ ली 4 डेफिनेशन। प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो भाई घूम घुमा के स्कूल बनाई, और स्कूल बना के आगे बोर्ड लगा दे कि भाई देखो, मुझे ज्यामिति आती है और किसी को नहीं आती ना, वो नहीं आ सकता, जिसको आती है वो आ जाओ, उन्हीं को पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि गणित से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। और गणित ही ऐसा मतलब हमारे पास में मतलब ऐसा विषय है जो आपकी सुसुप्त अवस्था में, जो अगर आपका जो दिमाग है सुसुप्त अवस्था में है, तो उसको एक नवीन जागृति या उसको चेतन किया जा सकता है। उसके बाद में गैलीलियो, गैलीलियो तो गैला आदमी था और भोले का तो भगवान ही होता है। तो वो कहता है कि ऐसे लग रहा है जैसे मतलब गणित से पूरे परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड या जगत को लिख दिया हो। तो अब लिखा है तो गणित से लिखा है, तो गणित से लिखा तो गणित, अब लिखा है तो इसका मतलब भाषा मैं को हिंदी से लिख दिया तो हिंदी भाषा होगी, तो गणित से लिखा तो गणित भाषा होगी। किसकी? परमेश्वर ने लिखा है तो परमेश्वर की भाषा क्या है? गणित है। ये गैलीलियो यानी गैले आदमी ने ये बात कही थी। अब रोजर बेकन, रोजर बेकन देखो, रोजन बेकन, बेकन मतलब बेकार आदमी नहीं है, ये बड़ा काम का आदमी है, इसको अमेजिंग डॉक्टर कहते हैं। ये बारूद का काम किया करता था, और बारूद वाले के लिए कुछ गेट वेट कुंजी वगैरह कुछ नहीं होती थी, तोड़ने के लिए इसी को बुलाते थे। तो इसने कह दिया कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार है। अच्छा, इसने गणित का क्यों कंसेप्ट किया? बारूद तोल तोल के देता था कि भी 100 ग्राम से गेट उड़ा देंगे, 50 ग्राम से उड़ा देंगे। तो इसने क्या किया कि इसमें गणित का यूज करता, तो इसने कह दिया तो गणित तो समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। ठीक है, और इसी की मदद से सभी विज्ञानों का क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। अब आती है बात कार्ल फ्रेडरिक गोस की। गोस का मतलब गेस यानी अनुमान लगाना, है ना? कल्पना करता है। क्या कल्पना करता है? ये राजा रानी की कल्पना करता है, यानी गणित विज्ञान की रानी है और मैं उसका राजकुमार हूं। ये बात कौन करता है? कार्ल फ्रेडरिक गोस करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका है होगबेन का। होगबेन ने क्या कहा था? कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट था, ये कथन था होगबेन का। यहां पर एक्चुअल में क्या था? होगबेन का ये मानना था कि जैसे जैसे अगर हमारे समाज में गणित का योगदान बढ़ेगा, वैसे ही व्यापार विनिमय बढ़ेगा। राइट, वैसे ही व्यापार विनिमय बढ़ेगा। ओके, और परिवहन, संचार, आविष्कार भी बढ़ेंगे। परिवहन,
संचार और आविष्कार बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि वहाँ के अगर मान लो जिस समाज में, जिस राष्ट्र में जहाँ पर लोग रह रहे हैं वो गणित के बारे में जानते हैं, गणित का उनको नॉलेज है, तो वो व्यापार करेंगे, अच्छे व्यापार करेंगे, परिवहन की अच्छी सुविधाएं होंगी, अच्छे आविष्कार करेंगे, अपनी आवश्यकता के अनुसार वो चलेंगे, है ना। अच्छी संचार सुविधाएं होंगी, है ना, तो उनका डेवलपमेंट होगा। तो उनके रहन सहन, उनके खान पान, है ना, तो उन चीज़ों पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। यानी इसने यह भी कहा था कि जिस राज्य में अगर गणित अच्छी है तो उस राज्य की संस्कृति काफ़ी अच्छी होगी। उसने ये कहा, जैसे अगर प्राचीन टाइम में अगर माने तो गणित जिसकी सबसे अच्छी थी वो राज्य भी उतना ही अच्छा होगा। आज भी आप देख सकते हो उसमें आविष्कार उतने अच्छे होंगे। तो उस टाइम की अगर बात करें, यानी मिस्र यानी यूनान राष्ट्र के साथ में भी यही था। उस टाइम काफ़ी ये लीड कर रहा था, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनकी गणित अच्छी थी, इसलिए वो राज्य भी क्या कर रहा था, उन्नति कर रहा था। ये होगबेन ने वहाँ पर ये बताया था कि भाई जिस राज्य की जो गणित अच्छी है उसमें सभ्यता और संस्कृति भी क्या होगी, अच्छी होगी। यानी जो गणित है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये होगबेन ने कहा था। तो होगबेन के इस कथन को हम एक नई कैटेगरी में भी डालते हैं, यानी इसको हम अगर मूल्य के रूप में अगर बात करें तो ये सांस्कृतिक मूल्य को दर्शाता है। कौन से मूल्य को दर्शाता है? सांस्कृतिक मूल्य को दर्शाता है। ये संस्कृति की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कथन दे देगा गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, तो निम्न में से ये कौन से मूल्य से संबंधित है? तो कौन से मूल्य से संबंधित है? सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। क्योंकि होगबेन का मानना था कि गणित जिसके राज्य में जहाँ के लोगों की गणित अच्छी है तो उनके रहन सहन, रीति रिवाज, उनकी कलात्मक उन्नति, उनके आर्थिक व सामाजिक तथा राजनीतिक पहलुओं से उस राष्ट्र की, उस समाज की जो संस्कृति है उसका अनुमान लगाया जा सकता है, ये होगबेन ने कहा था। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है? आपका सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। वहीं हम नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन का भी कुछ ऐसा ही मानना था, लेकिन नेपोलियन आपका एक राजा था। तो राजा था तो ये बात किसकी करेगा? एक राज्य की बात करेगा, एक देश की बात करेगा। तो नेपोलियन ने कहा था गणित की उन्नति व विकास देश या राज्य के विकास से संबंधित है, या देश या राज्य से संबंधित है। यानी इसने भी सेम वही लाइन थी, बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके उसको देश और राज्य पर ले आया कि अगर उन्नति और विकास अगर किसी देश का देखना है तो वो हमेशा, अगर किसी की गणित की उन्नति और विकास अच्छा है उस देश में, तो वो देश नो डाउट क्या होगा, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करेगा। वहाँ के जो लोग हैं उनमें समझने की, किसी भी चीज़ को उसमें आगे बढ़ने की, है ना, उनकी जो सोच है वो थोड़ी सी एडवांस होगी, विभिन्न प्रकार के वो आविष्कार करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि नेपोलियन एक समाज की बात कर रहा था, एक पूरे देश की बात कर रहा था। तो कई बार इसमें स्टेटमेंट में भी पूछ लिया जाता है, तो हम कहेंगे नेपोलियन का जो स्टेटमेंट था वो सामाजिक मूल्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सामाजिक मूल्य से संबंधित है। ठीक है, नेपोलियन एक राजा था, समझ रहे हो, एक शासक था। तो इसलिए ये बात किसकी करेगा? देश या राज्य की करेगा। और यहाँ पर होगबेन था तो ये एक निवासी था उस देश का, तो ये देश की सभ्यता और संस्कृति की बात करेगा, अंदर ही अंदर की बात करेगा। तो होगबेन का तो कहना था गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यानी सांस्कृतिक मूल्य से रिलेटेड। वही नेपोलियन, दोनों को साथ में पढ़ना, होगबेन और नेपोलियन। नेपोलियन राजा था तो वो बात किसकी करेगा? देश और राज्य से संबंधित बात करेगा, यानी किसकी? समाज की बात करेगा, यानी सामाजिक मूल्य से संबंधित होगा। नेपोलियन के अनुसार क्या हुआ कि समाज को समझने, यानी गणित समाज को समझने और आगे बढ़ाने में सहायक है। ये विभिन्न प्रकार के आविष्कार, सामाजिक समस्याओं और आवश्यकताओं आदि में सहायता करने में गणित का योगदान काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर हमने दो इम्पोर्टेंट, यानी होगबेन और नेपोलियन की दो जो स्टेटमेंट थे उनके बारे में हमने यहाँ पर बात की। अब बात आती है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। वहाँ पर हमारा स्टेटमेंट आ जाता है वेदांग ज्योतिष का। अब वेदांग ज्योतिष में क्या कहा गया, उनका क्या स्टेटमेंट था? देखिए, वेदांग और ज्योतिष, आपको पता चल रहा है ये वेदों से रिलेटेड ऐसा लग रहा है, तो ये बात ही कुछ तुलना यानी वेदों की जैसी बात करेगा। यानी जैसे जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान होते हैं, यानी उदाहरण देके बता रहे हैं, है ना, सेम अपने जो वेद है उनकी तरह, तथा सर्पों के सिर पर मणियाँ, वही सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। तो ये आप देख के बता सकते हो कि ये वेदांग का स्टेटमेंट है। और ये मतलब यहाँ पर कंपैरिजन, पहले तो ये कह रहा है कि अगर मोरों के सिर पर जैसे मुकुट होता है और सर्पों सिर पर जैसे मणियाँ होती है, तो वही स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञान में गणित का है, यानी गणित एक मणियों की तरह सुशोभित होती है। तो यहाँ पर इसका बताने का सेंस आपका यहाँ पर यही उठता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं लोक।
अब लोक क्या कहते हैं? अब लोक सीधी सी बात है, लोक की बात आती है, अनलॉक करेगा किसी न किसी कंडीशन को, है ना, लोक को तो हटाना पड़ेगा। तो लोक क्या कहता है? गणित वह पथ या मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत व प्रवृत्ति विकसित होती है। यानी ये क्या कह रहा है कि गणित के द्वारा आप उस मार्ग को खोल सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, समझ रहे हो? गणित के द्वारा आप उसके मार्ग को क्या कर सकते हो? अनलॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। यानी सीखने की उनकी जो शक्ति है, तर्क करने की मन में शक्ति है, आदत है, उस प्रवृत्ति का विकास कर सकते हो। ये बात किसने कही थी? लोक ने कही थी। लोक ने कहा था बच्चों के दिमाग को अनलॉक कर दिया जाता है, और जब बच्चे इस मतलब गणित का अगर ज्ञान लेंगे, गणित सीखेंगे, तो उसके ज्ञान से, गणित का एक्चुअली में ज्ञान वास्तविक और शुद्ध होता है, ठीक है। गणित का ज्ञान आपका क्या होता है? वास्तविक और एक शुद्ध ज्ञान होता है, जिसके कारण बच्चों में एक अनुशासन विकसित होगा। क्या विकसित होगा? अनुशासन विकसित होगा। ये कह रहा है कि बच्चे अगर अच्छा तर्क करेंगे, अच्छे गणित सीखेंगे, तो उनके अंदर क्या, किसका विकास होगा? अनुशासन विकसित होगा, ठीक है, अनुशासन विकसित होगा। अब जब अनुशासन विकसित हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में जो उन्होंने सीखा है उसी को अगर प्रयोग में ला रहे हैं ना, वही आपका अनुशासन है, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, है ना। उन्होंने क्या सीखा कि जब वो मन में तर्क करने की आदत और प्रवृत्ति का विकास कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ में उनके व्यक्तित्व में गंभीरता, ठीक है, विवेक, चिंतनशीलता, यानी उनमें एक विवेक और चिंतनशीलता जैसे गुण उनके अंदर विकसित हो जाते हैं। तो वो सारा का सारा किसकी देन है? गणित की। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोक के अनुसार ये जो स्टेटमेंट है लोक का, वो अनुशासन संबंधी मूल्य में पढ़ा जाएगा। इसमें अनुशासन संबंधी मूल्य में, अनुशासन संबंधी मूल्य ध्यान में रखना। लोक का कहना था कि दिमाग अनलॉक कर देता है, बच्चे तर्क करने की आदत विकसित हो जाती है ना, तो उससे उनके विवेक, गंभीरता, व्यक्तित्व में गंभीरता, विवेकशीलता, चिंतनशीलता, उनका विकास होता है। इसके अकॉर्डिंग उनका अनुशासन अच्छा होगा। जब अनुशासन अच्छा होगा तो इसका मतलब लोक का स्टेटमेंट अनुशासन संबंधी स्टेटमेंट में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बर्ट्रैंड रसेल की। आपने आंद्रे रसेल का नाम सुना होगा। अब आंद्रे रसेल से कोई पूछे कि भाई साहब ऐसे छक्के कैसे मार देते हो आप? आंद्रे रसेल कहता है बस साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता, मैं तो वहां जाता हूं तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है पिच पर जाते ही, और मुझे बॉल का ही पता नहीं रहता, बॉल कहाँ से आ रही है, कैसी आ रही है ना, कौन डाल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चलता, बॉल कहाँ जा रही है। लोग कह रहे हैं, एम्पायर कहता है भाई साहब छक्का चला गया, है ना, तो लेकिन मुझे तो नहीं पता छक्का गया या चौका गया। तो ऐसा ही कुछ इसका स्टेटमेंट है। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम नहीं जानते कि हम क्या कह रहे हैं, उसको नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, अर्थात किस बात की, किस विषय में बात हो रही है, और नहीं हमें पता कि हम जो कर रहे हैं वो सत्य है या नहीं है। लो भी रसेल को ये भी नहीं पता कि मैं जो छक्के मार रहा हूँ रियल में 6 है या नहीं है, वो 4 है या नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। उसको पता ही नहीं कौन डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा है, बस उसका काम क्या है 6 लगाना। तो जहां पर ये आ जाए कि मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस विषय में बात हो रही है, तो बात किसकी है? बर्ट्रैंड रसेल की बात हो रही है, ठीक है। उस टाइम आप आंद्रे रसेल को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब डटन का काफी अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है। डटन क्या कहता है? गणित तर्क सम्मत विचार, यानी गणित पढ़ोगे तो उसमें आपके विचार तर्क योग्य, मतलब आपके तर्क करने की एक कैपेबिलिटी आ जाएगी। यथार्थ कथन, एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट और सत्य बोलने की शक्ति देता है। झूठ बोलने की तो यहाँ पर काम ही नहीं है। तो जहां पर ऐसे बोल देना कि डटे रहो, सत्य पर डटे रहो, अगर ये स्टेटमेंट अगर जहां पर आ जाए कि भाई सत्य पर डटे रहो, गणित क्या करता है? सत्य पर डटे रहो, सत्य पर डटे रहो। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो इसका मतलब वहां पर कौन था? डटन था। अब डटन सिंपल सी बात है, सत्य बोलना, है ना, अच्छे विचार, यथार्थ कथन, इनकी बात करता है। वो खुद कह रहा है कि मैथ के अंदर यानी गणित के जो पढ़ता है वो बंदा व्यर्थ की गप्पें, आडंबर, धोखा, छल, कपट, सब कुछ उसे झूठे मन का कहना है। जिसने गणित का प्रशिक्षण नहीं लिया, जिसको गणित नहीं आती, जो गणित नहीं पढ़ना चाहता, वो आदमी व्यर्थ की गप्पें करेगा, आडंबर, धोखा, छल, कपट, उनके बारे में बात करेगा, तो वो झूठा मन है जिसने आज तक गणित का प्रशिक्षण नहीं लिया। तो देखिए ये सारी आडंबर, धोखा, छल, कपट, इनसे दूर रहने की बात कर रहा है ना, ये सत्य पर डटे रहने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये चाहता है, ये बंदा ये कहना चाहता है कि आप अपने नैतिक मूल्यों के साथ में समझौता ना करें। आपके नैतिक मूल्य अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे अगर आप गणित सीखोगे, और गणित के अभ्यास से बच्चों में
जो भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास होता है, यानी गणित बच्चों की जो भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करवाता है, उनके नैतिक मूल्यों में, यानी बच्चों के नैतिक मूल्यों में, नैतिक मूल्य या नैतिक गुणों, मूल्यों व चरित्र निर्माण में सहायक है। इसका कहने का मतलब था कि गणित किस में सहायक है? चरित्र निर्माण में सहायक है। ठीक है, चरित्र निर्माण में सहायक है, चरित्र निर्माण में सहायक है। तो इसका मतलब ये बात नैतिक मूल्यों की कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्टेटमेंट है, डटन का स्टेटमेंट है, ये नैतिक मूल्यों पर डटे रहने की बात करता है, तो इसका स्टेटमेंट नैतिक मूल्य से रिलेटेड हो जाएगा। कौन से मूल्य से रिलेटेड हो जाएगा? नैतिक मूल्य से रिलेटेड हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले कि भाई कहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, वो सत्य है कि नहीं है, ऐसी कोई बात करे तो आपको साहब आंद्रे रसेल की बात हो रही है, बर्ट्रैंड रसेल की बात हो रही है। अगर कोई कहे कि गणित तर्क सम्मत यथार्थ कथन सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है, तो आप क्या कहोगे? सर डटे रहने की बात कर रहा है, सत्य पर नैतिक मूल्य की बात कर रहा है, वो बंदा डटन है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेटमेंट हम यहां पर देखते हैं, वो आपका स्टेटमेंट है मार्शल एच स्टोन का। स्टोन समझ लेना है भाई, यहां पर स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। अमूर्त का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। एक बहुत बड़ी आप अवधारणा दिमाग में सेट कर लेते हो, जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप ऐसे तत्वों की बात कर रहे हो जो रियल में क्या एक काल्पनिक है, बड़ी बड़ी आप ऐसे मतलब मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है। तो यानी आप यहाँ पर क्या किसकी बात कर रहे हो? आप अमूर्त से उन तत्वों को मूर्त कंडीशन में लाने की बात कर रहे हो, यानी उसमें ढालने की बात कर रहे हो, मूर्त में ढालने की बात कर रहे हो। तो इस मतलब अमूर्त से मूर्त में बदलने की बात कर रहे हो। इसका मतलब आप एक ऐसे पत्थर की बात कर रहे हो, यानी पत्थर से आप घिस घिस के अमूर्त को मूर्त में बदल दो, पत्थर से घिस घिस के अमूर्त को मूर्त में बदल दो। तो वो स्टेटमेंट किसका था? मार्शल एच स्टोन का। किसका था? मार्शल एच स्टोन का। क्लियर है? ध्यान में रखना भाई। लेबनीज का मत, लेबनीज ने क्या कहा था? अब देखिए नाम से पता चल रहा है लेबनीज। ठीक है, इसने क्या कहा था? संगीत मनुष्य के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक व्यायाम है। ठीक है, आधुनिक गुप्त व्यायाम है, ये ध्यान में रखना। यहां पर क्या था? आधुनिक गुप्त कसरत है उसकी, है ना, व्यायाम है, एक्सरसाइज है। क्लियर है? मतलब ये कह रहा है कि संगीत, बात किसकी हो रही है? संगीत मनुष्य के अवचेतन मन का, अवचेतन मतलब एक सोए हुए मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। ठीक है, यहां पर ये एक्सरसाइज की बात कर रहा है, और बात किसकी कर रहा है? संगीत की। तो सोचो हम जिम जाते हैं, और जिम जाते हैं तब अपने संगीत चलता रहता है, और संगीत के अंदर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, है ना। तो ये मत किसका था? लेबनीज का। ठीक है, अब लेबनीज का मत था, बात संगीत की कर रहा है, तो इसका मतलब ये कुछ न कुछ यहां पर मूल्य से रिलेटेड बात होगी। समझ रहे हो? यहां पर ये किसकी बात होगी? फिर जल्दी से बताओ। लेबनीज ने यहां पर कहने का मतलब था ये उसके सौंदर्यात्मक व कलात्मक मूल्य की बात हो रही है। यानी ये कह रहा है लेबनीज ने, आप ये कह सकते हो सौंदर्यात्मक व कलात्मक मूल्य की बात हो रही है। सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य की बात हो रही है। आप संगीत का यहाँ पर नाम ले रहे हो, संगीत की तुलना कर रहे हो, इसका मतलब बहुत ही एक सौंदर्यात्मक और कलात्मक। सौंदर्यात्मक का मतलब क्या हुआ कि गणित ऐसा एक सुंदर सब्जेक्ट है कि जब आप एक सवाल करते हो, दूसरा सवाल करो, तो आपको इतनी खुशी हो जाती है कि आप खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जो ही आगे लगातार करते जा रहे हो, आपके हो गए अगर 10-20 सवाल खुश, तो पता नहीं आप क्या क्या कर दो, है ना। वैसे अगर बात ऐसे कई बार कहा जाता है कि पाइथागोरस की अगर प्रमेय सिद्ध हो गई थी, है ना, और खोज हो गई थी उसकी अच्छी तरीके से, तो पाइथागोरस ने 100 बैलों की जो बलि चढ़ा दी थी, उसने 100 बैल को बलि चढ़ा दी थी वहां पर। इतनी खुशी खुशी में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वैसे ही कहा जाता है आर्किमिडीज ने, है ना, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था, तो उसने क्या किया कि खोज अपनी करने के बाद में वो इतना गूंगा हो गया था, इतना खुश हो गया था, उसको कुछ सुध बुध नहीं थी, वो बंदा अपना नंगापन भूल गया था और नंगा होके घूम रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर खुशी की बात हो रही है, एक सौंदर्य है गणित का, और वो सौंदर्य आपका किसमें, जो लेबनीज के द्वारा बताया गया था, लेबनीज ने कहा था इसको सौंदर्यात्मक और कलात्मक मूल्य में डाल दिया जाए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे लेबनीज के मत की। ठीक है, स्टोन ने क्या कहा था कि अमूर्त से मूर्त में बदल दो, ऐसा क्या है आपका गणित सब्जेक्ट है। फिर आया था बेंजामिन पियर्स। बेंजामिन पियर्स
पियर्स ने ये कहा था कि गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये कह रहा है कि मतलब ऐसा कोई ठिकाना नहीं है कि भाई ये कोई पहुंचे या नहीं पहुंचे, ऐसी बात नहीं है, ये जरूर निष्कर्ष पर पहुंचता है, और जो वही निष्कर्ष पर पहुंचता है जिस निष्कर्ष पर हम डिजायर्ड जो हमारा जो कंक्लूजन है उस पर ये जरूर पहुंचेगा, एक रिक्वायर्ड जो निष्कर्ष है उस पर पहुंचेगा। यानी इसने क्या कहा था कि कोई मतलब बेंजामिन पियर्स के द्वारा यही स्टेटमेंट था कि एक रिक्वायर्ड निष्कर्ष है उस पर गणित को, या गणित ऐसा सब्जेक्ट है, यानी गणित एक ऐसा विज्ञान है जो एक रिक्वायर्ड कंक्लूजन पर, एक रिक्वायर्ड हमारा जो रिजल्ट है उस पर पहुंचता है, एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये स्टेटमेंट बेंजामिन पियर्स का था। ठीक है। बिलार्ड गिब्स, ठीक है, हर्शल गिब्स का नाम सुना ही होगा। उसको भारत आया तो भारत आते पूछा गया, हर्शल गिब्स क्रिकेट से रिलेटेड है, उससे पूछा गया कि भाई साहब यहाँ पर जो गणित की भाषा कौन सी आपके वहाँ पर, तो उसको कुछ नहीं पता, और हिंदी उसको समझ में नहीं आ रही थी, उसको भाषा कुछ ऐसा पल्ले पड़ रहा था। उसने कहा गणित एक भाषा है। उसने क्या कहा, गणित एक भाषा, उसको कुछ नहीं पता था, है ना, तो उसने क्या कहा, गणित एक भाषा है। ठीक है, तो मतलब हर्शल गिब्स इंडिया आया, उससे पूछा गया गणित क्या, तो उसने कहा एक भाषा है और कुछ नहीं है। उसने कहा इस पर मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, मैंने पढ़ाई नहीं है, मुझे टीचिंग मेथड आता ही नहीं है, हाँ मुझे ये पता है कि वो क्या एक भाषा है। इसी तरीके आइंस्टीन, और आइंस्टीन तो बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि एक मूड टाइप की उसकी व्यक्तित्व था। तो उससे पूछा गया तो उसने कहा गणित क्या है। मतलब वो बंदा इतने रिसर्च में खोया हुआ था, उसको कुछ नहीं पता, वो सामने जवाब कर गणित क्या है। गणित तो ये उस मानव चिंतन का प्रतिफल है, एक रिएक्शन है ना, वापिस हमने मिलने वाला एक रिजल्ट है जो अनुभवों से स्वतंत्र है और सत्य के अनुरूप है। आप जितना इसमें अनुभव लो आप उसमें स्वतंत्र हो, और एक सत्य के अनुरूप है, जो करोगे वो आप एक रियलिटी होगी, एक सत्य होगा। उसने बस यही चीज कही थी कि भाई किसी ने पूछ लिया गणित क्या है, तो आइंस्टीन ने कहा गणित क्या है, आपको नहीं पता। ये तो उस मानव चिंतन का प्रतिफल है, एक रिएक्शन है जो अनुभवों से स्वतंत्र है। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि आइंस्टीन को बहुत ज्यादा अनुभव था, आइंस्टीन को बहुत ज्यादा अनुभव था, क्योंकि उसने E=mc², उसकी जो इक्वेशन दी थी उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, उसने पूरी फिजिक्स को हिला डाला था। तो वो रिएक्शन, उसकी जो इक्वेशन थी, उस इक्वेशन के लिए उसने बहुत ज्यादा अनुभव लिया, है ना, और वो भी एक सत्य है, उसमें आज भी चल रहा है उस पर करने के लिए, है ना, जो बोसोन पार्टिकल वगैरह की जो कल्पना वगैरह। तो लेकिन वहां पर अभी भी E=mc² पर काम अटका हुआ है ना। तो इसका मतलब उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, उसको अनुभव में उसका कोई ठिकाना नहीं था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसने कहा कि आइंस्टीन ने कि गणित एक मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है, जितना आप अनुभव लो उतना कम है, लेकिन सत्य के अनुरूप है। क्लियर है। तो यहां तक हमने देखा, बात की हमने आइंस्टीन की। अब आइंस्टीन के बात करते हैं हम यंग महोदय की। अब यंग महोदय ने क्या कहा था, यंग महोदय ने कहा था कि आजकल के युग में आप कहीं भी देख लो, इस विज्ञान के युग में आप कहीं भी देख लो, हर जगह देखोगे, यानी लो वाष्प और विद्युत के इस युग में आप जहां भी देखोगे गणित ही सर्वोपरि है। और इस गणित को, रीढ़ की हड्डी रूपी गणित को अगर आप हटा दो तो संपूर्ण हमारी जो भौतिक सभ्यता वो नष्ट हो जाएगी। यह स्टेटमेंट यंग ने कहा था। यंग बहुत ही जवान आदमी था, उसकी सोच काफी अच्छी थी। ठीक है, समझ रहे हो। यंग बहुत ही एक मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत एक यंग आदमी था, बहुत ही जवान आदमी था। उसकी सोच एक मतलब गणित के लिए एक मतलब प्रैक्टिकली सोच थी। तो इसको प्रयोगात्मक मूल्य में आप डाल सकते हो, प्रयोगात्मक मूल्य में। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो प्रयोगात्मक मूल्य से संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट किससे संबंधित है, प्रयोगात्मक। वो कह रहा है कि अगर प्रयोग करें उसमें से गणित हटा दो, यानी वो उसको क्या बोला गया, रीढ़ की हड्डी, अगर आप वही हटा दोगे तो हटाने के बाद में तो कुछ औचित्य ही नहीं रहेगा, संपूर्ण भौतिक सभ्यता ही हमारी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये यंग महोदय ने कहा था। यंग बहुत ही जवान आदमी था, ये प्रयोग करने में कभी नहीं संकुचाता था। तो इसका मूल्य क्या हो जाता है, प्रयोगात्मक मूल्य से संबंधित ये स्टेटमेंट हो जाता है। थॉर्नडाइक, इसका आपको पता ही है, इसने विश्लेषण वगैरह की बात करा है। ये मन का सर्वोत्तम विश्लेषण, मन का सर्वोत्तम बौद्धिक प्रदर्शन है, यानी किसी भी चीज का एनालिसिस करना आपके दिमाग का सबसे बौद्धिक प्रदर्शन, यानी जो मेंटल अप्रोच है उसको आपको बताता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं बर्नार्ड शॉ। बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। शो का मतलब क्या होता है भाई, शो का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी जो मतलब जो होती है ना अपने नॉर्मल जो काटने के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मतलब एक मशीन होती है, तो उसको अगर बात करें तो उसकी तरह इसने कहा था कि शो का मतलब एक काटने वाला साधन। ठीक है, तो इसने कहा एक शक्तिशाली साधन है।
साधन की बात हो रही है, साधन का मतलब बर्नर्ड सो है ना, ये काटने पीटने की बात कर रहा है। और काटेंगे किससे? सो से काटेंगे, है ना। तो ये गणित एक शक्तिशाली साधन है, किसके लिए? तार्किक चिंतन के लिए। और गणित तो आपको पता ही है, वैसे भी तार्किक इसकी अप्रोच होती है, इसका बैकग्राउंड तार्किक होता है, लॉजिकल थिंकिंग की ये सब्जेक्ट है ना। तो बर्नार्ड शो ने कहा था एक शक्तिशाली साधन है किसका? तार्किक चिंतन के लिए गणित। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका था? बर्नार्ड शो का। तो इस तरीके से हमने देखा, ये सारे स्टेटमेंट की बात हमने की। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पर प्लेटो, जो प्लेटो की बात कर रहे थे। तो प्लेटो ने यहाँ पर एक चीज बोली थी कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करती है गणित। मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का, तो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने की बात कर रहा है, मतलब बुद्धि को तेज करने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट इसका था, ये गणित एक जो ऐसा विषय जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये बौद्धिक मूल्य की बात कर रहा है। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड हो जाएगा? बौद्धिक मूल्य से संबंधित हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान में रखना, प्लेटो का कथन मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने की बात करता है, इसका मतलब ये बौद्धिक मूल्य से संबंधित हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारी जो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन थी वो मैंने बता दी। मैंने यहाँ भी बता दिया कि ये डेफिनेशन आपको कैसे कोरिलेट करके याद रखनी है और कौन से मूल्य से संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में इसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने और भी दोस्तों को शेयर करें, ताकि ऐसे जो एग्जाम के नज़दीक इंपॉर्टेंट टाइम में उनकी भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।